आज की ये कत्ल की कहानी नैनीताल से। नैनीताल जहां अक्सर लाखों की तादाद में टूरिस्ट मौजूद होते हैं। भारत के अलग अलग कोनों से लोग ट्रिप प्लान करके नैनीताल जाते हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। और अक्सर करके जो भी वहां पर घूमने जाया करता है वो एक दिन या 1 घंटा 2 घंटे की ट्रिप पर नहीं जाता, बल्कि एक छुट्टी का शेड्यूल बना कर जाता है। 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इस तरीके का उनका शेड्यूल होता है। और वो इसी के हिसाब से वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। उनकी रिहाइश, जो उनका रुकने का मामला होता है, वहाँ पर जो होटल्स होते हैं, वो उस होटल्स में रात गुजारते और दिन में घूमने के लिए निकल जाया करते हैं। तारीख 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023 को नैनीताल का एक इलाका, एक लोकेलिटी जिसका नाम तल्ली ताल है। इस तल्ली ताल इलाके में एक कपल एक होटल में आता है और एक रूम बुक करता है। और उस रूम में 31 जुलाई को वो लोग जाकर रहते हैं। तारीख बदलती है, दूसरा दिन आ जाता है। अब 1 अगस्त आ चुका था। 1 अगस्त की सुबह होटल के स्टाफ ये इंतज़ार करते हैं कि शायद इस होटल से कोई ऑर्डर आए, नाश्ते का या डिनर का, कुछ भी इस तरीके का ऑर्डर आएगा तो होटल के स्टाफ वहाँ लेकर जाकर पहुँचाएगा। लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी इस रूम से कोई ऑर्डर नहीं आता, तो होटल का स्टाफ खुद ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है। बेल बजाता है तो उस रूम का दरवाज़ा नहीं खुलता। तो होटल का स्टाफ, जो वेटर था, वो थोड़ा इंतज़ार करने के लिए सोचता है कि शायद अभी तक सो रहे हो, जब उठ जाएंगे तो फिर जाकर कुछ देर के बाद ऑर्डर ले लिया जाएगा। वो इस चीज़ का इंतज़ार करता है। लेकिन दोपहर हो जाती है और अब भी इस रूम से कोई चहल पहल नज़र नहीं आती। होटल का स्टाफ काफ़ी घबरा जाता है। वो मैनेजर को इस बात की जानकारी देता है। मैनेजर अब अपने स्टाफ के साथ इस रूम के दरवाजे को नॉक करता है, बेल बजाता है। लेकिन इस रूम से कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी। ना तो कोई दरवाज़ा खोल रहा था, ना तो कोई आवाज़ लगा रहा था। इधर से लोग आवाज़ भी देते तो कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इस वजह से होटल के स्टाफ काफ़ी घबरा जाते हैं। होटल का मैनेजर फ़ौरन वहाँ की लोकल पुलिस को कॉल करता है। वहाँ की पुलिस की एक टीम उस होटल में फ़ौरन भागते हुए आती है। और होटल में आने के बाद होटल के स्टाफ की मौजूदगी में होटल की जो उस रूम की मास्टर की थी, उससे उस दरवाजे को खोला जाता है। और जैसे ही पुलिस की टीम उस होटल के अंदर जाती है, रूम के अंदर, तो देखती है कि सामने एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे बारीकी से चेक किया जाता है तो पता चलता है कि इस महिला की मौत हो चुकी है। पुलिस फौरन इस रूम में रहने वाले लोगों की जानकारी निकालती है, तो पता ये चलता है कि ये कल ही 31 जुलाई की रात को ये लोग रूम बुक किए और ये दोनों पति पत्नी हैं, जिनमें जो महिला जिसकी मौत हुई उसका नाम एरम है और जो इसका हस्बैंड इसके साथ आया था उसका नाम इजहार है। और ये दोनों मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस को ये जानकारी मिलती है। अब पुलिस उस बॉडी को मौके पे, जो क्राइम सीन थी, उस पर जितनी भी तफ्तीश हो सकती थी, उससे बन सकती थी, वो तफ्तीश करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर इसकी मौत किस कारण से हुई। वो बॉडी को चेक करते हैं तो कोई ख़ास वजह सामने नहीं आती। ना तो उसके गले पर कोई निशान था, ना तो कुछ ऐसा सिम्पटम्स नज़र आए जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इसका कत्ल हुआ है कि नॉर्मल डेथ है। लेकिन पुलिस को देखने में ये लग रहा था कि नॉर्मल डेथ है। लेकिन पुलिस को एक चीज़ परेशान कर रही थी कि अगर ये नॉर्मल डेथ है, तो इसका जो पार्टनर था, इसका हस्बैंड था, वो कहाँ गायब है? पुलिस को ये सवाल काफ़ी परेशान कर रहा था। पुलिस उसके हस्बैंड के बारे में पता करती है, तो पता ये चलता है कि वो सुबह ही, भोर में ही इस होटल से वो बाहर चला गया है और वो कहाँ गया है किसी को पता नहीं। पुलिस फ़ौरन एड्रेस निकालती है और एड्रेस निकालने के बाद घर वालों को इस लाश के बारे में इत्तला देती है। घर वाले, जो लड़की के घर वाले थे, वो फ़ौरन मुरादाबाद से निकल जाते हैं नैनीताल के लिए। और इधर बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पोस्टमार्टम से ये इंतज़ार करती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा कि आखिर इस महिला की जो मौत वो कैसे हुई। और इधर अब पुलिस इजहार को तलाश करने लगी। इजहार की खोजबीन में अलग अलग चौकी पर लोगों को इत्तला दी गई। उसके फोटोज, सीसीटीवी फुटेज से निकाल के उसकी फुटेज पहुंचाई गई। यानी इजहार को खोजने के लिए पुलिस एक्टिव हो चुकी थी। और अब इस होटल में कौन आया कौन गया, ये सारी जानकारी पुलिस इकट्ठा करने लगी, जिसमें इनके बारे में तो पूरी जानकारी मिल ही चुकी थी। इनके साथ साथ और कौन इस होटल में रुका था उस तारीख को, सबके नंबर और सबके एड्रेस को पुलिस कलेक्ट कर लेती है, ताकि अगर ये मामला आगे जाकर ये समझ में आए कि कत्ल का है,
तो कातिल कौन है, होटल में ही रुकने वाला कोई व्यक्ति, आगे अगर जानकारी रहेगी, उनका एड्रेस रहेगा, उनके बारे में पता रहेगा कि कौन कौन लोग यहाँ पर रुके थे, तो कातिल तक पहुँचने के लिए पुलिस को आसानी होगी। इस वजह से सभी के एड्रेस और सभी के नाम, नंबर सब कुछ पुलिस नोट कर लेती है और अब ये इंतज़ार करती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तो फिर ये साफ हो सके कि आखिर ये मौत किस कारण से हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कुछ दिन के बाद आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब पुलिस पढ़ती है तो पता ये चलता है कि इसमें मौत का जो कारण है वो दुविधापूर्ण, यानी कुछ साफ नहीं इसमें बताया गया कि आखिर इस महिला की मौत किस कारण से हुई, क्योंकि कोई ऐसा निशान, कोई मौत की बहुत ज़्यादा कुछ असरात देखे गए हो बॉडी पे, ये सारी चीज़ें उसमें ब्लर थी, यानी कुछ साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता था कि इसकी मौत किस कारण से हुई। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जब शुरुआती रिपोर्ट में कुछ सामने नहीं आता तो विसरा रिपोर्ट होती है। विसरा रिपोर्ट असल में होती है ऐसी है कि जो बॉडी होती है, उस बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसे डॉक्टर्स निकाल के पहले से रख लेते हैं ताकि इसकी बारीकी से जांच किया जाए और इसमें क्या रिएक्शन एक्शन हुआ है उसके बारे में पता किया जा सके, जिससे ये पता चल सकेगा कि आखिर ये मौत किस कारण से हुई। और इस मामले में भी डॉक्टर्स ने इस बॉडी के ऑर्गन्स को अपने आप प्रिजर्व कर लिया था ताकि विसरा रिपोर्ट में सामने आ सके कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ नहीं हुआ कि मौत का कारण क्या था, मौत मर्डर था या फिर नॉर्मल डेथ थी, इस वजह से पुलिस को कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। इसी बीच खोजबीन के दौरान पुलिस को तो इजहार नहीं मिलता, लेकिन 5वें ही दिन इजहार अपने वकील के साथ उसी तल्ली ताल इलाके में अपने वकील के साथ थाने में पहुंच जाता है और थाने में पहुंचने के बाद वो सारी बातें बताता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था और क्यों वो रूम छोड़कर भागा था और आज वो क्यों पुलिस के सामने आया है। असल में वो बताता है कि जो उसके ससुराल वाले उसके साथ इजहार की काफ़ी नहीं बनती, यानी अक्सर उनसे झगड़ा हुआ करता है एरम के घर वालों से, और जैसे ही उस रात एरम की मौत हुई तो मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मौत की वजह मुझे बताई जाए, यानी मुझे कहा जाए और इसका ब्लेम मेरे ऊपर डाला जाए। इस वजह से मैं घबरा गया था, मैं डर गया था और उस रात मैं उस रूम को छोड़कर वहाँ से फरार हो गया। लेकिन क्योंकि एक ना एक दिन पुलिस मुझे पकड़ती और ये इल्ज़ाम और भी पुख्ता होता, तो मैंने अपने वकील के साथ आज इस थाने में अपने आप को सरेंडर किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। पुलिस और भी कुछ चीज़ें उससे पूछताछ करती है, जिसके बाद पुलिस को ये लग जाता है कि इस मौत में इसका कोई हाथ नहीं, जिसकी वजह से फिर इजहार को पुलिस छोड़ देती है और अब इधर विसरा रिपोर्ट का इंतज़ार करती है कि विसरा रिपोर्ट अगर आ जाए तो इस मौत का जो कारण है वो पता चल जाएगा। इसी बीच जो एरम के परिवार वाले थे वो मुरादाबाद से निकल जाते हैं और नैनीताल आते हैं और नैनीताल आने के बाद जब पुलिस वालों से उनकी पूछताछ होती है तो पता ये चलता है कि जो एरम के घर वाले वो इस मौत का कारण वाकई में इजहार को ही ठहरा रहे और उन्होंने इसके पीछे की जो वजह बताई वो वजह ये थी कि असल में इजहार ने एक नहीं बल्कि 2 शादी की थी। इजहार की पहले भी एक बीवी थी जिसके साथ उसके 2 बच्चे भी हैं और जो एरम है वो उसकी दूसरी पत्नी है और अक्सर करके इस मामले को लेकर उनके बीच लड़ाइयाँ भी हुआ करती हैं और यही कारण है कि इजहार ने अपनी पत्नी को मार दिया। लेकिन अब भी मौत का कारण समझ में नहीं आ रहा था, नॉर्मल डेथ है या मर्डर। इस वजह से पुलिस इजहार पे अभी भी कोई हाथ नहीं डाल सकती थी, लेकिन पुलिस अब विसरा रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही थी। कुछ दिन गुजरता है, लगभग 20 दिन के बाद विसरा रिपोर्ट भी आ जाती है। पुलिस को ये समझ में आ चुका था कि ये एक नॉर्मल डेथ नहीं बल्कि एक कत्ल है, एक मर्डर, जिसकी वजह से फ़ौरन पुलिस की टीम ने दोबारा इजहार को थाने बुलाया, दोबारा से पूछताछ करने के लिए। और पूछताछ तो पुलिस का बहाना था, असल में इस बार इजहार को पुलिस अरेस्ट करने के लिए बुलाई थी, अपनी हिरासत में लेने के लिए, और उससे अब इस कत्ल को कबूल करने के लिए पूछताछ कर रही थी। पुलिस को यह समझ में आ चुका था कि यह कत्ल और कातिल कोई और नहीं बल्कि इजहार है और इसका कत्ल जहर देने की वजह से हुआ है। यानी जब विसरा रिपोर्ट दोबारा से बारीकी से उसकी जांच हुई तो पता ये चला कि इस महिला को जहर दिया गया है और जहर भी कोई और नहीं बल्कि सल्फास दिया गया है। सल्फास अक्सर करके गांव देहात के घरों में मौजूद होता है, जो कि अनाज में कीटनाशक एक जहर है जिसे इजहार ने अपनी पत्नी को दिया था। इस कीटनाशक की गोली को इजहार ने अपनी पत्नी को दिया, जिसके बाद रात में ही एरम को इसका रिएक्शन शुरू हुआ। वो वोमिटिंग करने लगी, उल्टी करने लगी और लगातार घंटों वो उल्टी करती रही। और जो इजहार था
जहाँ पर इरम उल्टी करती उस जगह को इजहार काफ़ी अच्छी तरीके से साफ सुथरा करता, एकदम होटल को पहले से क्लीन रखता था, यानी जहाँ वो उल्टी करती फ़ौरन उसे साफ कर देता और उसकी हेल्प भी करता, उसे पानी भी पिलाता, बाथरूम लेकर जाता, बाथरूम से वापस रूम में लेकर आता। इस तरीके से ये जाहिर करता कि वो उसके साथ है, उसकी बीमारी में वो उसके साथ खड़ा है। लेकिन असल में उसने ही सल्फास की गोली अपनी पत्नी इरम को खिलाई थी और जिसके बाद रात भर वो उल्टी करती रही, परेशान रही और यही कारण था कि रात में ही उसकी मौत हो गई। रही बात ये कि पहले पोस्टमार्टम में आखिर ये सामने क्यों नहीं आया, उसकी वजह ये थी कि इतना ज़्यादा इरम ने उल्टी कर दिया था जिसकी वजह से काफ़ी ट्रेसेस यहाँ से घुल चुके थे। और अब डॉक्टर जब तक विसरा रिपोर्ट की जांच नहीं करते, विसरा रिपोर्ट का बारीकी से मुआयना नहीं करते, तो इस मामले को सामने लाना या सामने रखना मुश्किल था। इस वजह से जब विसरा रिपोर्ट आ चुकी, उसमें सब कुछ बारीकी से बता दिया गया कि आखिर क्या रिएक्शन था, क्या मामला था, जिससे ये साफ हो सका कि इसे सल्फास दिया गया। और इसके पीछे का कारण ये था कि असल में वही 2 पत्नियों का मामला था और 2 पत्नियों में वो बराबरी नहीं कर पा रहा था और अक्सर इस मामले को लेकर इरम से उसकी लड़ाई भी हुआ करती थी, जिसके कारण उसने ये प्लान किया कि वो इसे नैनीताल लेकर जाएगा और नैनीताल लेकर जाने के बाद फिर इसकी हत्या कर देगा। लेकिन नैनीताल उसने पहली मरतबा उसे नहीं लेकर गया था, इससे पहले भी एक मरतबा वो अपनी पत्नी इरम के साथ नैनीताल आया था कि वो घर वालों को और मोहल्ले वालों को और अपने ससुराल वालों को ये जाहिर कर सके कि असल में इन लोगों का मिजाजी घूमने का, ये अक्सर नैनीताल घूमने के लिए जाया करते हैं, ताकि एक बैग इस कत्ल का इल्ज़ाम उसके ऊपर ना लग जाए कि ये नैनीताल मारने ही के लिए ले गया था। लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा ज़रूर जाता है और कातिल जिस वक्त कत्ल करता है उस वक्त बड़ा से बड़ा दिमागदार कातिल भी बेवकूफ़ बन जाता है, क्योंकि उस वक्त उसको यही समझ में आता है कि वो इतनी अच्छी प्लानिंग कर रहा है, वो इतना अच्छे तरीके से इस काम को अंजाम देगा कि पुलिस उस तक मुमकिन ही नहीं है कि पहुंच जाए। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में उस केस को सॉल्व करने में अक्सर देखा गया है कि बहुत से बड़ी बड़ी जो प्लानिंग की गई, उस प्लानिंग को भी पुलिस सिर्फ कुछ ही घंटों में सॉल्व कर लेती है। ये मामला टोटल 20 दिन में सॉल्व हुआ, 20 दिन के अंदर ही पुलिस सारी चीज़ों को सामने लेकर रख दी और उस कातिल इजहार को भी 20 दिन के अंदर ही अरेस्ट कर लिया और इस मामले को ख़त्म कर दिया। जिसके बाद उसे अदालत लेकर जाया गया, अदालत में उसकी कार्रवाई चलती रही, फिर वो जेल गया और इस तरीके से इस कत्ल के मामले को सुलझाया गया। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।